तो लिमिट में आज हम एल हॉस्पिटल रूल और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा फंक्शन के बारे में हम और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ शुरू करते हैं, फंक्शन की जनरल डेफिनेशन। तो देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन देयर एग्जिस्ट रूल, यानी ए जो इधर लिखा होता है ये आपका इनपुट होता है और ये कोडोमेन होता है और आउटपुट जो भी होते हैं वो कोडोमेन के उपसमुच्चय ही होते हैं। ठीक है, इसको फंक्शन या मैपिंग भी कह सकते हैं। और ये इसको डिनोट करेंगे इस तरह, ये वाला और ये। तो दूसरा वाला ज़्यादा चलेगा, एफ सच दैट ए टू बी, यानी एफ एक फंक्शन इस तरह है कि इसका रिलेशन ए से बी में हो रहा है, या ए मैप टू बी कह सकते हैं, विच रीड्स एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एफ मैप्स ए टू बी, यानी एफ का मैपिंग ए से बी में हो रहा है। अब देखिए इसकी और जो दूसरी डेफिनेशन है प्री इमेज के हिसाब से, उसको हम ऐसे समझते हैं, एक फंक्शन के रूल की तहत ये फंक्शन यहाँ पे एक मशीन की तरह काम करता है। ये जो इस तरह लिखे हैं ये इनपुट वैल्यू है, यानी ए इनपुट में हमने दिया है तो आउटपुट 1 मिला है, बी पर 2 मिला है और सी पर 3 मिला है। तो इनपुट आउटपुट मैपिंग में हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन है उसको हम इस तरह कहेंगे, देखिए, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन एफ, यानी संबंध का फलन होने की जो शर्त होती है कि संबंध का फलन होता है, यानी संबंध को अगर हमें फलन बनाना है तो इसको 2-3 प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर कृमित युग्म में दिया है रिलेशन, अगर कृमित युग्म में दिया है इस तरह ए कॉमा बी में, जो भी इसके एलिमेंट लिए गए हैं उसमें जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो इस तरह चलेगा। अगर ये 1 और 2 हैं, ये अगर पहले वाले कोई भी 2 में सेम हो गए तो फिर ये संबंध फलन नहीं होता है। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएशन विद सम एलिमेंट ऑफ बी, और ए में जो पहला है आपका ए टू बी आप दिखाते हैं, ये ए है ये बी है, इसका कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, यानी किसी ना किसी इस पे हमें फंक्शन को डिफाइन दिखाना ही होगा, तभी रिलेशन फंक्शन होगा। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, यानी प्रत्येक इनपुट पे हमें एक ही आउटपुट मिलना चाहिए यूनिक। अगर यूनिक नहीं है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिलेशन होगा। यानी प्रत्येक इनपुट पे आउटपुट एक ही होना चाहिए। अगर एक इनपुट पे हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं तो फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, यूनिक इमेज का मतलब है आउटपुट हमें अद्वितीय मिले। तो इस तरह हम फंक्शन और रिलेशन में संबंध देखते हैं। देखिए, एवरी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। तो जो भी फंक्शन डिफाइन होगा ए से बी में, ये आपका इनपुट वैल्यू है, डोमेन है, और ये आपका कोडोमेन है। तो कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन है तो ये कंडीशन होती है। जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन हमने बनाया है वो ए गुणा बी का उपसमुच्चय होगा। ए गुणा बी जो कार्तीय गुणन कहलाता है उसका उपसमुच्चय से ही फंक्शन डिफाइन होता है। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा एफ ए बिलोंग्स टू एफ, यानी प्रत्येक इनपुट पर एक अवयव हमने ए लिया जो ए से संबंधित है, तो ए कॉमा एफ ए किसका वो होना चाहिए, किससे बिलोंग्स टू करना चाहिए, एफ से। यानी ये जो वैल्यू आई है ए पर, जो एफ ए वैल्यू मिली है वो इसका अवयव होना चाहिए एफ का, तभी तो एफ कहलाएगा। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज बी बराबर सी। इधर ए बी और ये बी सी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो जाता है कि बी बराबर सी होगा। अब आते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, डोमेन को हिंदी में प्रांत, प्रवाह क्षेत्र भी बोलते हैं। प्रांत या इसी को कहते हैं प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, और डोमेन ये कोडोमेन, सह प्रांत भी बोलते हैं इसे, कोडोमेन को हिंदी में सह प्रांत। और रेंज इसी का उपसमुच्चय होती है। अगर हम सीधे बात करें तो रेंज ऑलवेज उपसमुच्चय होगी कोडोमेन की। आउटपुट वैल्यू में जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो रेंज होती है, और जिसमें कई उपसमुच्चय होते हैं वो कोडोमेन। यानी ए टू बी में जो हमने अभी फंक्शन लिखा था इस तरह, इसमें हम बात करें तो ये तो आपका डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। यही कोडोमेन किसी केस में आपका रेंज भी, कोडोमेन आपका रेंज भी हो सकता है। इनफैक्ट जब कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं उसी समय फलन आच्छादक कहलाता है, जो ऑन टू फंक्शन है, अभी आप आगे पढ़ेंगे।
तो डोमेन ऑफ एफ, ये नोटेशन है कि एफ का जो डोमेन है उसको हम ये इसकी डेफिनेशन है कि डोमेन एफ होता है ए, और ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए हो और ए कॉमा एफ ही इससे मिला हो। यानी इसका मतलब ये है कि जो हम फंक्शन को दे सकें ए, यानी इनपुट में जो हम रख सकें, और उसके संगत एक हमें वैलिड आउटपुट मिले, और जो भी आउटपुट हो वो एफ के अवयव हों, तब हम कहते हैं कि इसकी डोमेन का मतलब है ऑल इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी सभी इनपुट वैल्यू जिन पर फलन परिभाषित होता है। ठीक है, और रेंज होती हैं सभी आउटपुट वैल्यू। ये देखिए एफ ए का मतलब आउटपुट है, और एफ ए जो है वो बी से संबंधित होना चाहिए। ये ए जो लिखा है कि रेंज का डोमेन तो होती है ए, जो पहले वाले में लेते हैं, और ए आपका किसका भाग होना चाहिए, डोमेन का भाग होना चाहिए, और ये वाला जो अवयव आ रहा है ये एफ से संबंधित होना चाहिए। इसी तरह इनपुट की संगत रेंज आपकी एफ ए होगी, जो भी एफ ए मिलेगा, और एफ ए आपका बी का समुच्चय होना चाहिए, यानी एफ ए जो अवयव है वो बी में होना चाहिए, क्योंकि बी को डोमेन है। ठीक है, देखिए इट शुड बी नोटेड दैट द रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हमेशा होती है, अभी हमने बात की थी। रेंज हम क्वेश्चन से निकालनी होती है हमें, और डोमेन हमें गिवन होती है जनरली क्वेश्चंस में। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये बात हमेशा सही है कि जो रेंज होती है वो ऑलवेज उप समुच्चय होती है सबसेट का। ठीक है, कोडोमेन का सबसेट होती है। कोडोमेन यानी परिसर छोटा होता है और सह प्रांत बड़ा होता है। ठीक है, सह प्रांत से और जब परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाते हैं तो वो आच्छादक फलन कहलाता है। ठीक है, तो ऑलवेज रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और डोमेन रेंज को हम देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। इफ only the rule of function is given, then domain of function is the set of those real number for which function is defined। वही डेफिनेशन है इसकी, फंक्शन के टर्म्स में है ये डेफिनेशन कि अगर कोई फंक्शन दिया हो तो ऑल इनपुट जो वैल्यू होंगी उनका कलेक्शन कहलाएगा आपका डोमेन। जैसे देखिए इनका फाइंड द डोमेन ऑफ, इनकी हमें डोमेन निकालनी, तो हम बिल्कुल सीधा सीधा सोचें रूट एक्स को, या एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स मानेंगे इसे, तो ये कब डिफाइन रहेगा, जब तक हम एक्स पॉजिटिव देंगे। अगर रूट के अंदर एक्स नेगेटिव हो गया तो फंक्शन रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होगा, यानी इसकी डोमेन होगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसी को कह सकते हैं आर पॉजिटिव। अब ये है दूसरा वाला, तो इसमें एक्स इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसकी डोमेन होगी आर माइनस 0, 0 को छोड़कर सभी रियल नंबर। इसी तरह यहाँ पे एक्स बराबर 1 पे समस्या होगी, तो इसकी डोमेन हो जाएगी आर में से हमें सिर्फ एक एलिमेंट 1 हटाना होगा। ठीक, और इस तरह जब बात होती है दोनों को ऐड कर दिया तो अब हमें ओवरऑल दोनों का सोचना होगा, तो इसकी डोमेन में हमें दिक्कत होगी, तो ऐसे केस में हम अलग अलग निकालेंगे डोमेन। ठीक है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहले वाली की डोमेन में क्या आएगा, 1/x की डोमेन में सिर्फ 0 भर हमें एक्सक्लूड करना होगा, बाकी सब डिफाइन है। रूट एक्स की डोमेन क्या होगी, रूट 0 तो यहाँ आ सकता है लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसकी होगी ये कि एक्स पॉजिटिव है, एक्स बराबर 0, ये लिया, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये डोमेन दिखाई है 1/x की, और ये है रूट एक्स की। प्लस माइनस कुछ भी हो इसी तरह देखेंगे, तो ये देखिए 0 से बड़ा रीजन आ रहा है, इसमें सब कुछ आ रहा है, 0 नहीं, तो इसका मतलब दोनों का कॉमन भाग ये हो जाएगा, यानी 0 पे अब ओपन लगा देंगे आप, 0 से इन्फिनिटी दोनों पे ओपन, ये इसकी डोमेन होगी। अब हम इसकी बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ रखें पूरे में तो ये हमें डिफाइन मिलेगा। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब सतत फलन क्या होते हैं। इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन कैन बी डॉन विदाउट टेकिंग अप रूलर देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी वो सीधा सीधा एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, यदि हम किसी फलन का ग्राफ बनाएं और हमें पेन ना उठाना पड़े तो जो फलन होता है वो सतत कहलाता है। जैसे साइन एक्स में ये लूप मिलते हैं तो ये हर जगह आपका जुड़ा हुआ होता है, कहीं पे अनडिफाइंड नहीं। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, एक्स हो गया, तो ये हमेशा सतत फलन कहलाते हैं। इनफैक्ट अभी पॉलिनोमियल भी आप पढ़ेंगे तो प्रत्येक पॉलिनोमियल भी सतत होता है। एफ एक्स इक्वल टू जनरल पॉलिनोमियल ए एन एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन और इस तरह, और ये ए जीरो,
तो n डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी बहुपद हो, जैसे दो घात का हम लें ax² प्लस bx प्लस c, ये भी होगा। क्यूबिक इक्वेशन ले लें x³ और जनरल इक्वेशन ले लें, तो एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रत्येक पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस सतत होता है, डोमेन भी r होती है। ठीक है, ये साइन कॉस और x का लिखा, ये घात x को आप कह सकते हो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। जनरल ये होगा आपका ax प्लस b, ये सभी सतत होंगे। तो देखिए, फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन द इंटरवल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज रेंज, यानी वो ये कह रहा है कि अगर फलन सतत है और हमें परिसर उसका निकालना है, तो सतत फलन का परिसर अगर हमें चाहिए रेंज, तो सीधा सीधा इसकी रेंज होगी आपकी न्यूनतम वैल्यू से अधिकतम वैल्यू तक, ये मिनिमम से मैक्सिमम ये हो जाएगी। जैसे आपका साइन एक्स है, इसका परिसर पूछा जाए तो साइन एक्स का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम -1, तो इसकी रेंज हो जाएगी -1 to 1, y बिलोंग्स टू या रेंज बिलोंग्स टू। इसी तरह कॉस एक्स की भी यही रहेगी। तो जिस फंक्शन में हमें अगर पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जो भी वैल्यू होगी वही इसकी परास होती है। ये चीज़ आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, बस उसका सतत होना जरूरी है। ये डोमेन की डेफिनेशन है कि अगर आपको दो फलन दिए हों, जैसे हम मान के चल रहे हैं एक फलन f है एक g है, f की डोमेन है d1 और g की डोमेन है d2, ये हमें अलग अलग पता है। तो इनकी डोमेन निकालने के लिए देखिए f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी, इन सब की अगर हमें डोमेन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहले हम d अलग अलग डोमेन हमें दी गई हैं और एफ एक्स जी एक्स की अलग अलग डोमेन निकाल के इनका कॉमन पार्ट निकालेंगे। ये जनरल रूल है। और हमें अपॉन वाले में थोड़ा सा ध्यान देना होगा एफ बाई जी, तो अभी इसमें एक केस हमें छोड़ना होता है जहाँ जी 0 होता है। तो बाकी के लिए आप जनरलाइज कर सकते हैं ये रूल कि सीधा सीधा, जैसे अभी एक सवाल था आपका, देखिए जस्ट पहले आपने किया है कि 1/x प्लस √x ये था, तो ये एफ एक्स एक जी एक्स है, इसकी डोमेन हमने निकाली थी, तो इसकी डोमेन थी r-0 और इसकी डोमेन थी 0 to ∞। अब इन दोनों का हमें कॉमन लेना था, यहाँ 0 हट रहा है तो इसकी वजह से ये 0 भी खत्म हो जाएगा आपका, तो आपकी लिमिट ये इन दोनों का कॉमन पार्ट आया था 0 to ∞। 0 पे ओपन हो जाएगा क्योंकि 0 पे ये अपरिभाषित हो रहा है, इसलिए यहाँ तो 0 कंसीडर है अलग से, लेकिन कॉमन निकालने में 0 हट जाएगा। ठीक है, तो हमें कॉमन लेना होता है, अलग अलग निकाल के कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। वो योग वाला था, ये देखिए अंतर में भी यही करना है और आगे इनटू में भी देखिए यही करना है। एफ एक्स इंटू जी एक्स इस तरह का कोई फलन है और डोमेन पूछी है तो इसी तरह टैकल करेंगे। जैसे उसी में मैं गुणा कर दूं अगर, यानी मैं पूछूं आपसे 1/x इंटू √x प्लस 1 इस तरह, तो आप यहाँ भी एक एफ एक्स मान लेंगे एक जी एक्स और दोनों का हम कॉमन पार्ट ले लेंगे। अपॉन में बस ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो पार्ट हट जाएगा। देखिए वही चीज़ है, ये आपका कहलाता है रैशनल पॉलिनोमियल, परमेय बहुपद, यानी दो बहुपदों का अनुपात है। यहाँ पे बहुपद नहीं, सॉरी, जनरल एफ एक्स जी एक्स कोई भी फलन हो उसके लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो परमेय बहुपद लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में d1 d2 तो इनका अलग अलग था, तो ये तो अभी भी करना है, लेकिन हमें वो एक्स हटाने हैं। देखिए इसमें से जहाँ पे जी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, एक्स सच दैट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी जहाँ भी जी एक्स 0 हो रहा वो पॉइंट हमें हटाने होंगे यहाँ से अपॉन वाले केस में। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, तो आपको इन सब की पूछी है। तो पहले मैं प्लस वाला ले लूँ, तो एफ प्लस जी का मतलब होगा अब एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो यहाँ हम मान रखेंगे दोनों की, हमें ओवरऑल इनका गुणनफल और इनकी डोमेन चाहिए। तो देखिए ये ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 5x²। तो ये जोड़ने के बाद हमें जो मिला वो भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी सदैव r। प्रत्येक बहुपद की डोमेन r होती है। अगर आप वैसे भी चलेंगे अलग अलग भी, तो इसकी डोमेन r है, इसकी r है, तो दोनों की डोमेन का कॉमन r ही आएगा। अब इनटू में भी यही रहेगा, इनटू में देखिए x³ प्लस 2x² इंटू 3x² -1, तो यहाँ भी दोनों की r है, तो गुणा में भी हम कॉमन निकालेंगे तो r ही रहेगा। ठीक, तो ये लास्ट वाला देखते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला।
तो इसमें होगा एक्स क्यूब प्लस 2x² अपॉन 3x² माइनस 1। तो पहले तो हम अगर अलग अलग बात करें तो देखिए ये इसकी डोमेन आर है और इसकी भी आर है अलग अलग, लेकिन पूरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी तो कॉमन पार्ट दोनों का आर है, लेकिन आर में से क्या हट जाएगा, आर में से हट जाएगा जहाँ जीरो हो रहा है। तो ये प्लस माइनस 1/√3 पे जीरो होगा, इसे मझले ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी प्लस माइनस 1/√3 को छोड़कर आर इसकी डोमेन होगी। और अगला वाला है, देखिए इसमें भी यही कैलकुलेशन करनी है, तो मैं इसको कर देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू है 1/x और जी एक्स इक्वल टू है 1/x माइनस 1। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और माइनस की डोमेन एक तरह से ही निकलेगी, तो मैं दोनों को एक साथ कर देता हूँ। ये देखिए इनकी डोमेन निकालनी है हमें, प्लस माइनस, तो इसकी डोमेन होगी r माइनस 0, 0 हटाना होगा, और इसकी होगी r माइनस 1। अब हम दोनों का कॉमन अगर निकालेंगे तो कॉमन में हमें, इन दोनों का कॉमन में हमें बस ये ध्यान देना है कि -1 और 0 दोनों हटाने होंगे ओवरऑल। तो पूरे की हम दो, क्योंकि इसकी डोमेन ये है, इनका कॉमन पार्ट निकालेंगे तो बस यही पॉइंट हटेंगे, बाकी सब बने रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएंगे, तो कॉमन पार्ट होगा, फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं फिर प्लस माइनस वाले का r माइनस, r में से अब 0 हट जाएगा और 1 हट जाएगा, ये क्योंकि पूरे में हमें इकट्ठी बात करनी है तो 2 पॉइंट हटाने होंगे। पूरे को एक फलन मान के चल रहे हैं आप प्लस में। अगला है आपका √x² प्लस 1, इसकी डोमेन निकालनी है। तो देखिए रूट वाले में आप क्या करते हैं, कोई भी इस फंक्शन, इस तरह के फंक्शन की हमें डोमेन चाहिए हो, जो भी एफ एक्स हो अंदर, तो इसको हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कराते हैं, और यहाँ से जो भी x आएंगे वही x आपकी डोमेन कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वही चीज़ करते भी हैं, देखिए हम ये करेंगे कि x² प्लस 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये ऑलरेडी हमेशा 0 है। देखिए x² प्लस 1, कोई भी x का मान आप यहाँ रखिए, x बिलोंग्स टू रियल, तो ये हमेशा धनात्मक ही रहेगा। तो हमें यहाँ कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन R आएगा, क्योंकि ये हर जगह पॉजिटिव है, आप रख के भी देख सकते हो। तो अभी भी इसकी डोमेन R बनी रहेगी। ठीक है, और इवन इस तरह भी होता तो भी डोमेन R होती, यानी 1/√, इतना, तो भी इसकी डोमेन R ही होती, क्योंकि तभी भी ये डिफाइन रहता, क्योंकि अपॉन वाला 0 नहीं हो पाएगा कभी भी, तो सबकी R रहेगी इनकी। ठीक है, इस पे आते हैं, तो इसमें भी देखिए ये 4 घात का बहुपद है, ये 2 घात का है, तो कॉमन पार्ट तो R है दोनों का, R, लेकिन हमें प्लस माइनस 2 हटाना होगा, प्लस माइनस 2 पे ये आपका अनंत बनेगा, इसलिए तो इसकी डोमेन हम लिख सकते हैं R माइनस प्लस माइनस 2, R में से 2 मान हट जाएंगे। अब फंक्शन की टाइप है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो इस तरह ये फंक्शन की जो अलग अलग डेफिनेशन है, अब इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही देखते हैं पहले। तो साइन एक्स का ग्राफ चलिए पहले समझते हैं। ये देखिए साइन एक्स है, तो ये जो लाल से बना है ये साइन एक्स का पार्ट है, ये इसी तरह साइकिल रिपीट होती है। देखिए π/2 पे मान 1 होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है 1, और ये -1 है। तो एक चीज़ यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए ये एक्स अक्ष कहाँ कहाँ काट रहा है, पाई पर, 2π, आगे 3π पे, 0 पे, -π, -2π। तो एक निष्कर्ष आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन nπ का मान सदैव 0 होता है, जहाँ n है इंटीजर, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है, और इस तरह ये ग्राफ बनता है, और इसका आवर्तकाल अगर देखा जाए तो 2π होता है, प्रत्येक पॉइंट 2π इंटरवल बाद रिपीट होता है। जैसे ये पॉइंट दोबारा कहाँ मिलेगा, इधर आएगा जब सिमेट्रिक आएगा, और ये दूरी हम निकालें इतनी, तो ये दूरी 2π होगी। देखिए 5π/2 में से π/2 घटाएं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये 2π ही आएगी। देखिए ये, तो इसका आवर्त होता है 2π। इनफैक्ट साइन एक्स का आवर्तकाल 2π है। ठीक है, साइन एक्स का, और अगर हमें निकालना है साइन ax प्लस बी का, ये इसका आवर्त निकालना है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है 2π/a, और ए का मॉड बोल देंगे, अगर ए नेगेटिव है तो अभी अप्लाई हो जाएगा, धन में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो एफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड होगा t/mod a। ठीक है, बिल्कुल इसे जनरलाइज कर सकते हैं। और
इस फलन से हम और निष्कर्ष अगर निकालना चाहें साइन एक्स के, तो देखिए ये हमेशा सतत है, हर जगह अवकलनीय है। परास अगर इसकी पूछी जाए तो परास होती है साइन एक्स की -1 से 1, ये आप पहले देख चुके हैं। और डोमेन आर होती है, क्योंकि डिफाइन ही हर जगह है, डोमेन आर होती है और रेंज ही हो जाएगी। इसी तरह कॉस एक्स का है, तो कॉस 0 1 होता है, तो ये देखिए ये जो बना है लाल से, ये फाइनल कॉस एक्स का ग्राफ है। और इसका पीरियड भी 2 पाई ही होता है। और ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पे इसका मान x⁻0 पे इसका मान 1 है। रेंज इसकी भी -1 से 1 होती है और डोमेन आर होती है उसी तरह। और इसका आवर्तकाल भी 2 पाई है। बाकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी मिलती जुलती हैं। यहाँ से जैसे साइन n पाई वहाँ 0 था, अगर यहाँ हम कॉस n पाई आपसे पूछें तो ये वैल्यू होती है -1 की पावर n, क्योंकि n अगर सम है तो इसका मान 1 आएगा, और n अगर विषम है तो इसका मान -1 आएगा। तो यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे कॉस पाई का मान निकालना है तो n का मान 1 हुआ, -1 आएगा। कॉस 10 पाई तो n बराबर 10 है, सम है तो 1 आएगा, ठीक है, +1 या -1। तो अब बाकी हम नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे।